हेलो बच्चों, आज हम जो चैप्टर चालू करेंगे उसका नाम है सॉल्यूशन ऑफ ट्राइंगल। ये ठीक है, कुछ लोग इसको प्रॉपर्टीज ऑफ ट्राइंगल भी बोलते हैं, प्रॉपर्टीज ऑफ ट्राइंगल। और जिसको बोलते हैं ना कि जो चैप्टर आईआईटी जेई में नॉट लाइकिंग वाले चैप्टर है, मतलब जो डिसलाइकिंग वाले चैप्टर है उनमें से ये चैप्टर एक है। जैसे परमुटेशन कॉम्बिनेशन हो गया, बहुत सारे बच्चों को उससे बहुत एलर्जी होती है। ये ठीक है, थोड़ी बहुत प्रॉबिलिटी होगी, कॉम्प्लेक्स नंबर गया, उसी कैटेगरी में ये चैप्टर भी आता है। अब इसमें दिक्कत क्या है कि एक तो इसमें ज्योमेट्री का यूज़ होता है थोड़ा बहुत, तो ज्योमेट्री का यूज़ होने की वजह से क्वेश्चंस काफ़ी टफ हो जाते हैं। दूसरा, इसमें नंबर ऑफ़ फॉर्मूले इतने ज़्यादा हैं कि बच्चे को याद करने में बहुत दिक्कत होती है। हैविंग सेड दैट, अब ये बोलने के बाद इसका मतलब ये नहीं है कि मैं तुम्हें ये बोल रहा हूँ कि ये चैप्टर वी आर सपोज टू लीव इट, नो, बिकॉज जो एग्जामिनेशन में क्वेश्चंस आएंगे वो मैंने बोला ना, ईजी भी आ सकता है, टफ भी आ सकता है और मॉडरेट भी आ सकता है। तो जो एग्जामिनर है, जो पेपर सेट करने वाला है, उसको भी पता है कि ये चैप्टर ऐसे हैं जिसमें बच्चों को यूजली दिक्कत होती है। तो उन चैप्टर से दे ट्राई टू पुट सम नंबर ऑफ क्वेश्चंस, ये ठीक है, ताकि बच्चे मतलब जिनको दिक्कत हो वो उनको दिक्कत हो जाए रियली में। और मोस्ट ऑफ द टाइम यू विल फाइंड कि काफ़ी मॉडरेट क्वेश्चन आते हैं। 2-3 साल में ऑफकोर्स 1-2 क्वेश्चन इतना भी आएगा, इतना भी टफ आएगा कि हम सोल्यूशन पढ़ के भी हमें लगेगा कि यार ये तो मैं इस ज़िंदगी में तो मैं ये सोच ही नहीं सकता था कभी भी। तो कोई बात नहीं, सारे क्वेश्चन करने के लिए नहीं होते, हम 1-2 क्वेश्चन कम करके भी बहुत अच्छी रैंक ला सकते हैं। बट द आइडिया इज़, अगर इससे रिलेटेड बहुत इजी क्वेश्चन आ जाए तो वो हमारा छूटना नहीं चाहिए। अदरवाइज़ क्या होगा कि वो बाकी सारे बच्चे कराएंगे, उनको एडवांटेज मिल जाएगा। ठीक है, तो इसलिए हमें इस चैप्टर को एक मिनिमम लेवल तक तो तैयार करना ही चाहिए। मतलब इसको तुम पूरे चैप्टर को तुम 3 पार्ट में बांट सकते हो, जैसे भी पढ़ाया जाएगा। तो पहले वाले पार्ट में बेसिक इंट्रोडक्शन होगा, साइन एंड कोसाइन रूल होगा। तो कम से कम हमें उतना पार्ट तो आनी चाहिए, क्योंकि मैक्सिमम टाइम आईआईटी जेईई में जो क्वेश्चन आते हैं वो साइन एंड कोसाइन रूल से ही आते हैं मैक्सिमम टाइम। तो अगर हमने उतना कवर कर लिया तो हम ईजिली बोल सकते हैं कि हमारा 60-70% चैप्टर कवर हो गया। ठीक है, और आईआईटी जेईई में उस तरह के क्वेश्चन आने की प्रॉबिलिटी 60-70% होगी। उसके बाद जो बाकी के 2 पार्ट है, दूसरा उसके बाद जो आगे वाला पार्ट है, सेकंड पार्ट जो है वो भी मतलब उसी का एक्सटेंशन हो गया। उसमें और कुछ थ्योरम्स आ जाएंगे और कुछ फॉर्मूले आ जाएंगे। फिर वो अगर हमारे पास टाइम है तो हम वो भी पढ़ सकते हैं, टाइम तो डेफिनेटली है ही। अगर मान लिया हमें पहले पार्ट से बहुत ज़्यादा दिक्कत नहीं हुई तो हमें सेकंड पार्ट भी पढ़ना चाहिए। फिर थर्ड वाले पार्ट में यूल गेट के काफ़ी, जिसको बोलते हैं ना कि अपर पोर्शन में जो क्वेश्चंस आएंगे ना, डिफ़िकल्ट क्वेश्चन, वो वाले क्वेश्चंस हो गए, तो वो हमारा थर्ड पार्ट में जाकर आएगा। फर्स्ट पार्ट कहाँ पे ख़त्म होगा, सेकंड पार्ट कहाँ पे ख़त्म होगा, दैट आई विल टेल यू। तो अब फॉर्मली स्टार्ट करते हैं सॉल्यूशन ऑफ ट्राइंगल। अच्छा, इसमें सबसे पहले जो हमने 9th-10th में पढ़ा होगा उसका हम बेसिक रिवीजन सा करेंगे, क्योंकि वो फिर चीज़ें बार बार यूज़ हो रही होंगी, तो इसलिए हम सबसे पहले रिवीजन करेंगे। तो आज का लेक्चर मोस्ट उसी में जाएगा, मोस्ट प्रॉबेबली रिवीजन के अंदर। तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं पॉइंट्स टू रिमेंबर, ये ठीक है, जिसको हम शॉर्ट में ऐसे ही बोलते हैं PTR। तो उस पॉइंट्स टू रिमेंबर में फर्स्ट पॉइंट क्या हो जाएगा, फर्स्ट पॉइंट क्या हो जाएगा, जनरल नोटेशन, ये ठीक है, ऑफ ए ट्राइंगल। एक ट्राइंगल मतलब हम कैसे यूजली जनरली डिनोट करते हैं, उसके बारे में वी कैन टॉक।
तो P1 इन ट्राइंगल ABC we represent वर्टिसेस हो गया या फिर एंगल्स को हम किससे डिनोट करते हैं, कैपिटल A, कैपिटल B एंड कैपिटल C से। मतलब अगर कैपिटल A लिखा हुआ है तो वो वर्टेक्स के लिए भी यूज़ किया जा सकता है एंड वो एंगल A के लिए भी यूज़ किया जा सकता है। वर्टेक्स के लिए यूज़ करने का मतलब क्या है कि मतलब कब एंगल के लिए यूज़ होगा, कब वर्टेक्स के लिए यूज़ होगा, वो हमें कॉन्टेक्स्ट से पता लग जाएगा, जिस भी कॉन्टेक्स्ट में बात चल रही होगी। तो जैसे अगर मैंने ये ट्राइंगल बनाया तो ये वर्टेक्स A है और इस एंगल को भी A बोलेंगे, ठीक है। ये वर्टेक्स B है, ऐसे ही इसको B बोलेंगे। ये C है तो C बोलेंगे। वर्टेक्स A के जो ऑपोजिट साइड होगा उसको हम स्मॉल a से डिनोट कर सकते हैं, B के जो ऑपोजिट साइड होगा इसको स्मॉल b से, C के जो ऑपोजिट साइड होगा उसको स्मॉल c से। तो जो साइड्स हैं, ठीक है, या फिर साइड लेंथ्स हैं, उसको हम किससे डिनोट करेंगे, स्मॉल a, स्मॉल b और स्मॉल c से, ठीक है। उसके बाद जो एरिया है उसको 99% डेल्टा से डिनोट करेंगे। कहीं कहीं बुक्स में यू विल फाइंड कि इसको कैपिटल S से भी डिनोट करते हैं, ठीक है, डेल्टा से या कैपिटल S से, ठीक है। ट्राइंगल हो गया, साइड्स हो गया। फिर देयर इज समथिंग कॉल्ड स्मॉल s, दैट इज सेमी पेरीमीटर। पेरीमीटर उसका मतलब क्या है कि जो स्मॉल s होगा दैट विल बी a प्लस b प्लस c। ये तो हो गया लेंथ ऑफ पेरीमीटर, a प्लस b प्लस c, ये ठीक है। सेमी का मतलब क्या होगा, आधा, तो होल डिवाइडेड बाई 2 कर दिया, तो s विल बी इक्वल्स टू a प्लस बी प्लस c बाई 2, ठीक है। सेमी पेरीमीटर भी आ गया। फिर उसके बाद r जो होगा दैट इज सर्कम रेडियस, ठीक है। सर्कम रेडियस मतलब क्या है कि ट्राइंगल के जो तीनों वर्टिसेस से पास करने वाला सर्कल है उसका रेडियस, ठीक है। सर्कम सर्कल का रेडियस ऐसे करके आएगा। तो इसको इफ आई वांट टू शो, ये मान लिया हमारा ट्राइंगल ABC है, इसका कुछ सेंटर हो गया, ठीक है। इसका सेंटर मान लिया O हो गया और इस सेंटर से इन तीनों का जो डिस्टेंस है वो बराबर होगा एंड दैट विल बी कैपिटल R। तो इस सर्कल को हम क्या बोलेंगे, सर्कम सर्कल। दिस इज सर्कम सर्कल। और ये O जो है उसको हम क्या बोलेंगे, सर्कम सेंटर। और R जो है वो ऑफ कोर्स सर्कम रेडियस हो गया, ठीक है। तो अभी तक हमने क्या इंट्रोड्यूस किया कि कैपिटल A, कैपिटल B, कैपिटल C से क्या डिनोट करते हैं और स्मॉल b, स्मॉल c से क्या डिनोट करेंगे, एरिया कैसे डिनोट करते हैं, सेमी पेरीमीटर, एंड लास्ट में हमने क्या बोला, सर्कम रेडियस, ठीक है। अब आगे चलते हैं। हाँ, नेक्स्ट हो गया स्मॉल r, दैट इज इन रेडियस। इन रेडियस का मतलब क्या है, इन सर्कल का रेडियस। अब इन सर्कल का रेडियस का मतलब क्या है कि मान लिया एक ये सर्कल दे रखा है जो इस ट्राइंगल के अंदर है,
तो ये हो गया, ठीक है। मतलब जो ट्राइंगल है वो हमने सर्कमस्क्राइब कर रखा है सर्किल के ऊपर, या फिर जो सर्किल है वो इंस्क्राइब किया है। इसका भी एक सेंटर होगा, उसको हम आई से डिनोट करते हैं, इन सेंटर। यहाँ से जो तीनों साइड का डिस्टेंस होगा वही इन रेडियस होगा, मतलब इन सर्किल का रेडियस। तो क्या क्या चीज़ बताया हमने, ये वाला जो सर्किल है दैट इज़ कॉल्ड इन सर्किल, इसका जो सेंटर है दैट इज़ कॉल्ड इन सेंटर, और इसकी जो रेडियस है दैट इज़ कॉल्ड इन रेडियस, ठीक है। ये सर्किल कौन सा है, जो तीनों साइड को टच कर रहा है और इंटरनली टच कर रहा है। अब ऐसा भी हो सकता है कि अगर हम ट्राइंगल को एक्सटेंड कर दें, इस साइड को आगे बढ़ा दें, इस साइड को आगे बढ़ा दें, तो यहाँ पे भी एक सर्किल टच कर रहा होगा तीनों साइड्स को, दो को एक्सटर्नली टच कर रहा होगा, इसको इसी BC लाइन सेगमेंट पे टच कर रहा होगा। वो जो सर्किल है उसको हम एक्स सर्कल्स बोलते हैं, ठीक है। तो वो भी बना लेते हैं कि मान लिया एक ट्राइंगल ऐसे है, ठीक है, इसमें हमने अगर ऐसे एक्सटेंड कर दिया तो एक सर्किल ऐसा होगा जो इसको ऐसे टच कर रहा होगा, ये ठीक है, समथिंग लाइक दिस। ऐसे ही फिर एक सर्किल ऐसे होगा कि जो इसको ऐसे टच कर रहा होगा। नया ट्राइंगल बना लेते हैं। ठीक है, अब देखो इतना ही अच्छा बन पाएगा, बस इसी के साथ काम चलाना पड़ेगा, ठीक है। ऐसे ही अगर हम बोलेंगे इस रेडियस में यहाँ पे, तो एक सर्किल ऐसे बन जाएगा, ठीक है। और तीसरा सर्किल ऑफ कोर्स यहाँ कुछ ऐसे आ रहा होगा, ठीक है। अब मान लिया ये A है, ये पॉइंट B है, सर्किल सॉरी ट्राइंगल तो यही है ABC। तो जो A के ऑपोजिट वाला सर्किल होगा यहाँ पे, इसके सेंटर को हम I1 से डिनोट करेंगे एंड इसकी रेडियस को हम R1 से डिनोट करेंगे, R1 R1 R1। ऐसे ही जो C के अपोजिट यहाँ पे होगा, इसका सेंटर I3, और जो इसकी रेडियस है उसको हम डिनोट करेंगे R3 से। B के जो अपोजिट होगा यहाँ पे वो हो जाएगा I2 और उसका रेडियस विल बी R2, ठीक है। ये हो गया, तो R तो हो गया हमारा इन रेडियस एंड X रेडियाई, ये ठीक है, वो क्या हो गया R1 R2 R3, ये ठीक है। इसको हम X सर्कल्स बोलेंगे, ये ठीक है। ये हो गया X सेंटर ऑपोजिट टू A, और ये ऑफ कोर्स हो गया X सर्कल। ऐसे 3 X सर्कल्स हो गए, 3 X सेंटर्स हो जाएंगे और 3 X रेडियाई हो जाएगा, ठीक है। ये हो गया X रेडियस। अब आगे चलते हैं। नेक्स्ट हो जाएगा I हो गया, R1 R2 R3 हो गया, R हो गया। तो मतलब जो ट्राइंगल के अंदर है वो तो हम यही सिंबल से यूज़ करेंगे बस। स्मॉल ABC हो गया, कैपिटल ABC हो गया, स्मॉल s हो गया, एरिया हो गया, R1 R2 R3 हो गया, कैपिटल एंड स्मॉल r हो गया, ठीक है। अब इसके बाद हम नेक्स्ट टॉपिक पढ़ लेते हैं, डिफरेंट मतलब इसको हम बोल देते हैं 0.2।
centers of a different centers of a triangle। तो उसमें सबसे पहला सेंटर तो क्या आ जाएगा, सेंट्रॉइड। सेंट्रॉइड क्या है, दिस इज पॉइंट ऑफ concurrency of medians। ठीक है, पॉइंट ऑफ कॉन्करेंसी ऑफ मीडियंस। तो इस तरीके से कुछ बन जाएगा, मान लिया ए बी सी, ये हमारे लिए जी हो गया, ये डी ई एफ। मीडियन है तो ये दोनों बराबर होगा, ऐसे ये और ये बराबर होगा। एंड इसको हम यूजली डिनोट किससे करते हैं, यूजली इट इज डिनोटेड बाय कैपिटल जी। ठीक है, बाकी ये हमें पता होना चाहिए कि ए जी अपॉन जी डी विल बी 2:1। ठीक है, तो ये मीडियंस हो गया। जो मीडियंस का पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ये पढ़ा होगा सबने अच्छी तरह, वो इसके बराबर हो गया। ठीक है, फिर आगे चलते हैं। सेकंड हो गया, फर्स्ट तो सेंट्रॉइड हो गया, दूसरा हो गया ऑर्थो सेंटर। ऑर्थो सेंटर को हम कैसे डिफाइन करते हैं, इट इज मतलब ऐसा कोई हार्ड एंड फास्ट नहीं है कि एच से ही डिनोट करेंगे, बट यूजली IIT JEE में अगर कोई क्वेश्चन आएगा तो दे विल डेफिनेटली डिफाइन कि अगर उन्हें ऑर्थो सेंटर की बात करनी होगी तो एच को वो बाय डिफ़ॉल्ट ऑर्थो सेंटर नहीं मानेंगे, वो डिफाइन करेंगे एच इज़ ए ऑर्थो सेंटर। तो यूजली हम एच से डिनोट करते हैं। हम इस चैप्टर में एच को जहाँ पे यूज़ करें मतलब उसका ऑर्थो सेंटर ही होगा। तो इट इज़ डिनोटेड बाई एच एंड व्हाट इट इज़ पॉइंट ऑफ कॉन्करेंसी ऑफ ऑल्टीट्यूड। ठीक है, इट इज पॉइंट ऑफ कॉन्करेंसी ऑफ ऑल्टीट्यूड्स। मतलब अगर ये ट्राइंगल है ए बी सी, तो ऑल्टीट्यूड का जो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन है उसको हम एच या ऑर्थो सेंटर से डिनोट करेंगे। ठीक है, अब थर्ड आ गया सरकम सेंटर। सरकम सेंटर को हम यूजली किससे डिनोट करेंगे, इट इज़ डिनोटेड बाय ओ। ये ठीक है, बट अगेन जैसे मैं बताया दिस इज नॉट ए हार्ड एंड फास्ट रूल, यूजली ओ से डिनोट करेंगे। और ये होता क्या है वैसे, इट इज़ पॉइंट ऑफ कॉन्करेंसी ऑफ, और तो सॉरी सरकम सेंटर कहाँ पे आता है, सरकम सर्कल का जो सेंटर है वो साइड के परपेंडिकुलर बाइसेक्टर पे आता है। एंड इट इज पॉइंट ऑफ कॉन्करेंसी ऑफ परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ द साइड्स। ठीक है, तो ये मान लिया सरकम सर्कल हो गया। ठीक है, इसमें हमने इसका इस साइड का परपेंडिकुलर बाइसेक्टर, फिर ऐसे ही इस साइड का परपेंडिकुलर बाइसेक्टर और इसका एंड इसका, ये ओ हो गया। इसका जो पॉइंट ऑफ कॉन्करेंसी है दैट इज कॉल्ड सरकम सेंटर। ठीक है, तो अब हम आ जाते हैं आगे, दैट इज फोर्थ
in center. It is usually denoted by I, and it is point of concurrency of angular bisectors. ठीक है, इन सेंटर कहाँ पे आता है? जहाँ पे भी जो एंगल्स हैं उनके जो बाइसेक्टर्स हैं उसके ऊपर आता है। ठीक है, मतलब ठीक है, मान लिया इसके अंदर ऐसे, ये तो गड़बड़ हो गया। मान लें कुछ ऐसे सर्कल बन रहा है, एक ट्राई और फिर एक ट्राई और। ठीक है, ये ऐसे मान लें कोई बनना है, तो दिस इज़ ए बी सी, इसका जो एंगुलर बाइसेक्टर है, इसका जो एंगुलर बाइसेक्टर है, एंड इसका जो एंगुलर बाइसेक्टर है, मतलब ये एंगल a/2 हो गया, ये भी a/2 हो गया। ठीक है, ऐसे ही एंगुलर बाइसेक्टर का मतलब यही होता है ना, एंगल का बाइसेक्टर, ये b/2, ये भी b/2, एंड लास्ट में ये c/2 एंड दिस इज अगेन c/2। ये जो पॉइंट है दिस इज I। ठीक है, अच्छा, ये जो एंगुलर बाइसेक्टर जहाँ पे जा रहा है, और अगर मैं इससे परपेंडिकुलर ड्रॉप करूँ साइड के ऊपर, वो जो सर्कम रेडियस होगी, ये पॉइंट अलग अलग होगा इन जनरल। बाई चांस सेम हो सकता है, बट इन जनरल ये पॉइंट अलग होगा, मतलब एंगुलर बाइसेक्टर अलग है, परपेंडिकुलर अलग जा रहा है। तो ऐसे ही एक्स, ये तो हमने पढ़ लिया वैसे, एक्स सेंटर्स जो होगा उसको हम डिनोट करेंगे I1, I2, I3 से। अच्छा, ये जो I1, I2, I3 है, ये भी एंगुलर बाइसेक्टर पे ही लाई करेगा। जैसे ये एंगुलर बाइसेक्टर पे लाई कर रहा है, वैसे I1, I2, I3 भी एंगुलर बाइसेक्टर पे लाई करेगा। बस उसमें डिफरेंस क्या हो जाएगा कि एक एंगुलर बाइसेक्टर तो इंटरनल होगा, बाकी दो एक्सटर्नल होगा। क्या मतलब है इसका? ऐसे, ठीक है, जैसे मान लिया ये ट्राइंगल है ए बी सी, तो इसका जो सेंटर होगा ये, ठीक है, I1, वो क्या होगा, ए से तो जो इंटरनल एंगुलर बाइसेक्टर खींचा है उसी की डायरेक्शन में आएगा। बी एंगल तो ये अंदर वाला ट्राइंगल क्योंकि ये है, बट जो एक्सटर्नल एंगल है ये इसके बाइसेक्टर पे लाई करेगा। ऐसे ही सी में भी इसके बाइसेक्टर पे लाई करेगा। उसका मतलब क्या है कि ये एंगल देखो सी है, ये जो एंगल है ये जो एंगल है ये, और ये जो अंदर वाला एंगल है बराबर ही होगा पाई माइनस सी। ठीक है, तो ये एंगल और ये एंगल बराबर है, एंड दैट विल बी इस एंगल का आधा, तो π/2 माइनस c/2। ऐसे ये वाला जो एंगल होगा, ये पूरा बाहर वाला एंगल होगा पाई माइनस बी, उसका आधा विल बी π/2 माइनस b/2, ये होगा। तो ऐसी जो यहाँ पे I2 आएगा B के ऑपोजिट, उसमें A और C का तो एक्सटर्नल एंगुलर बाइसेक्टर होगा, B का इंटरनल एंगुलर बाइसेक्टर होगा। तो ये हो गया हमारा इन सेंटर। तो चारों सेंटर हो गए, बस अब आगे चलते हैं। पॉइंट्स टू रिमेंबर 3। मतलब इन्हें ट्राइंगल A + B + C पाई के बराबर होगा, इसमें मेरे को कुछ बोलने की ज़रूरत ही नहीं है। और हाफ एंगल का जो समेशन होगा वो ऑफ कोर्स π/2 के बराबर होगा। ठीक है, फिर पॉइंट्स टू रिमेंबर 4।
sum of two sides will be greater than third side in a triangle। तो इन ए ट्राइंगल क्या होगा, दो साइड का समेशन तीसरे साइड से हमेशा बड़ा होगा। तो अगर मैं बात करूँ कि ये ए है, ये बी है, ये सी है, तो ए के अपोजिट बी के अपोजिट सी के अपोजिट ये हो जाएगा। तो जो ए प्लस बी है वो सी से बड़ा होगा, बी प्लस सी है वो ए से बड़ा होगा, एंड ए प्लस सी है वो बी से बड़ा होगा। ठीक है, ये पढ़ा हुआ है पहले से। अब इसी को बोलने का एक तरीका ये, जैसे ए प्लस बी सी है तो मैं बी को उधर भेज दूँ, तो दो साइड का डिफरेंस थर्ड साइड से छोटा होगा। ठीक है, दो साइड का सम अगर तीसरी साइड से बड़ा होगा, तो इसी को बोलने का दूसरा तरीका क्या है कि फिर दो साइड का डिफरेंस तीसरे साइड से छोटा होगा। तो ए डिफरेंस बी, ए डिफरेंस बी का मतलब ये होता है कि ए माइनस बी लेके मॉड ले लिया, दोनों एक ही बात है। ऐसे साइन लगाने का मतलब क्या है, दो नंबर्स के बीच में डिफरेंस लिया जा रहा है, मतलब बड़े वाले में से छोटे वाले को घटा दिया, चाहे बड़े वाला ये हो चाहे ये हो, ये ठीक है। दिस विल बी लेस देन थर्ड साइड। ऐसे बी डिफरेंस सी विल बी लेस देन थर्ड साइड ए, सी डिफरेंस ए विल बी लेस देन बी। तो इसी में हम आगे और क्या जोड़ सकते हैं, ऑल्सो डिफरेंस ऑफ टू साइड्स will be, difference of two sides will be less than थर्ड साइड। सम तीसरी साइड से बड़ा होगा और जो डिफरेंस होगा वो तीसरी साइड से छोटा होगा। ठीक है, फिर आगे तो मतलब इसी में अगर मैं ये पूछूं, इन ए ट्राइंगल ए बी सी, ए बराबर 3 एंड बी बराबर 4, देन फाइंड सी। ठीक है, अगर हम बोलूँ कि एक साइड 3 है दूसरी साइड 4 है, तो तीसरी साइड क्या होगा। बहुत सारे बच्चे इसमें इंट्यूटिवली क्या बोलेंगे आंसर के 5, 3 4 5 पढ़ा होता है, बट गलत है वो आंसर। 5 तो जब होगा ना जब ये राइट एंगल ट्राइंगल है, बट हमने राइट एंगल की तो कोई बात ही नहीं की, तो फिर किसके बराबर होगा। आंसर ऑफ कोर्स क्या हो जाएगा कि जो तीसरी साइड है वो इन दोनों साइड के सम से छोटी होनी चाहिए, डिफरेंस से बड़ी होनी चाहिए। मतलब क्या क्या होना चाहिए, सी मस्ट बी लेस देन ए प्लस बी एंड ग्रेटर देन ए माइनस बी का मॉड। तो दिस इम्प्लाइज सी मस्ट बी लेस देन 7 एंड सी मस्ट बी ग्रेटर देन 1। इन दोनों का डिफरेंस 1 हो गया, तो उसका मतलब क्या, सी कुछ फिक्स नहीं आएगा, देयर इनफाइनाइट सच वैल्यूज़, और वो 1 और 7 के बीच में लाई करेगा। तो 1 और 7 के बीच में कुछ भी हो सकता है थर्ड साइड जो है। ठीक है, 3 और 4 देख के हमेशा 5 नहीं बोलेंगे, ये मेरे को समझ में आना चाहिए। ठीक है, चलो फिर और आगे चलते हैं। ये क्या था, पॉइंट्स टू रिमेंबर 4। ओके, पॉइंट्स टू रिमेंबर 5। एंगल ऑपोजिट टू द ग्रेटेस्ट साइड will be greatest। ये ठीक है, that is if side A is greater than side B, then angle A will also be greater than angle B। ये हो गया। Points to remember 6। ये ठीक है, triangles made on same base and height will have
इक्वल एरियाज। ठीक है, अगर हमने दो ट्राइंगल ले लिए जो सेम बेस पे बन रहे हैं एंड सेम हाइट पे बन रहे हैं, ठीक है, ये मान लिया ए बी सी हो गया, C1 हो गया, तो एरिया ऑफ ट्राइंगल ए बी सी विल बी इक्वल्स टू एरिया ऑफ ट्राइंगल ए बी C1। अच्छा देखो, हम एक नोटेशन और फॉलो करेंगे इस चैप्टर में। जैसे हमने लिखा ना एरिया ऑफ ट्राइंगल ए बी सी, तो इसको शॉर्ट में हम ऐसे भी लिखेंगे आगे चल के। ठीक है, तो ये क्या डिनोट करेगा, एरिया, तो इसको हम ऐसे लिखेंगे इज इक्वल्स टू इज इक्वल्स टू ए बी C1, मतलब एरिया ऑफ ए बी सी इज इक्वल्स टू एरिया ऑफ ए बी C1। अच्छा, इसी में ये बात भी है कि अगर सेम बेस पे दो ट्राइंगल हैं, एक ये हो गया मान लिया और एक ये हो गया, ठीक है, एक हो गया ए बी सी, एक हो गया A1 B C, इसका हाइट मान लिया h है, इसका हाइट मान लिया h1 है, तो इनका जो एरिया आएगा वो भी हाइट की रेशो में आएगा क्योंकि बेस तो सेम हो गया। तो हम इसको ऐसे बोल सकते हैं कि ए बी सी ट्राइंगल का एरिया, मतलब ये एरिया डिनोट करता है, ठीक है, या फिर A1 B C जो ट्राइंगल है इसका एरिया विल बी सिंपली इन द रेशियो ऑफ H/H1। ठीक है, पॉइंट्स टू रिमेंबर 7। If two triangles are similar, then ratio of corresponding sides will be equal। ठीक है, मतलब ऐसे देखो, एक ट्राइंगल मान लिया ये है ए बी सी और दूसरा ट्राइंगल मान लिया इसी के सिमिलर कुछ ऐसे है, से A1 B1 C1। ठीक है, इसकी साइड लेंथ मान लिया ABC है, इसकी साइड लेंथ मान लिया A1 B1 C1 है। तो ये तो हमें पहले से पता होगा A/A1 बराबर B/B1 बराबर C/C1। ठीक है, और अगर इसकी हाइट h है और इसकी हाइट h1 है तो दिस इज़ ऑल्सो इक्वल्स टू h/h1। दिस इज़ ऑल्सो इक्वल्स टू स्क्वायर रूट ऑफ पहले का एरिया ABC एंड दूसरे का एरिया A1 B1 C1। सही है, तो ये तो हमें पहले से पता होगा, बस अगर ये नहीं पता था इसलिए लिखाया गया क्योंकि इसका आगे चल के कहीं ना कहीं चैप्टर में यूज़ होगा। ठीक है, और आगे चलते हैं। पॉइंट्स टू रिमेंबर 7। पॉइंट्स टू रिमेंबर 8। मतलब एक ऐसे देख लो, जैसे ये ट्राइंगल है ABC, ये हमने सेंट्रॉइड निकाला, ये मान लिया DEF। अगर मैं इसको ज्वाइन कर दूं ऐसे, ठीक है,
तो ऑफ कोर्स जो एफ ई है, मतलब एफ और ई क्या है, एफ जो हो गया वो ए बी का मिड पॉइंट है, ई जो है वो ए सी का मिड पॉइंट है। तो मिड पॉइंट को जो ज्वाइन करने वाली लाइन है एफ ई, दैट विल बी पैरेलल टू बी सी एंड विल बी इक्वल्स टू हाफ ऑफ इट। तो मतलब एक तो क्या है, एफ ई इज पैरेलल टू बी सी, ऐसे ही ई डी इज पैरेलल टू ए बी एंड एफ डी इज पैरेलल टू ए सी। पहला तो ये हो गया फर्स्ट, और दूसरा कितना हो गया, एफ ई जो है दैट विल बी बी सी बाई टू। ये ठीक है, इसके लेंथ का आधा होगा। ऐसे ई डी ए बी का आधा होगा, ई डी जो है वो ए बी बाई टू होगा एंड एफ डी जो है वो ए सी बाई टू होगा। ठीक है, उसके बाद ये जो चार ट्राइंगल हैं, जैसे ए बी सी एक ट्राइंगल हो गया, दूसरा ट्राइंगल ये, तीसरा ट्राइंगल ये, फोर्थ ट्राइंगल ये ठीक है, ये चारों ट्राइंगल सिमिलर हैं और उल्टा जो ये वाला ट्राइंगल है ये भी सिमिलर है। ये ठीक है, तो अगर मैं बोलूँ ए बी सी ट्राइंगल इज सिमिलर टू ए एफ ई, इज सिमिलर टू एफ बी डी, ई डी सी, और ए बी सी बोला है ना तो डी ई एफ। ठीक है, तो ट्राइंगल ए बी सी विल बी सिमिलर टू ट्राइंगल ए एफ ई, ये ठीक है, ऑल्सो सिमिलर टू ट्राइंगल एफ बी डी, ट्राइंगल ई डी सी एंड ट्राइंगल डी ई एफ। ये ठीक है, पांचों ट्राइंगल सिमिलर होंगे। अच्छा, अगर जी को मैं ए और बी से ज्वाइन करूं, जी को बी और सी से ज्वाइन करें और जी को मतलब ए और सी से ज्वाइन करें, तो ये जो पूरा ट्राइंगल है ए बी सी, ये तीन पार्ट में डिवाइड कर गया। इन तीनों का एरिया इक्वल होता है, मतलब एरिया ऑफ ट्राइंगल ए बी जी। ठीक है, मतलब आई एम टॉकिंग अबाउट ये वाले ट्राइंगल का एरिया, ये ठीक है, इस वाले ट्राइंगल का एरिया की बात चल रही है। ये एरिया इज इक्वल्स टू, मतलब ए बी के साथ जी, एक बार बी सी के साथ जी, एक बार ए सी के साथ जी। ये तीनों का एरिया बराबर होगा, और किसके बराबर होगा, ए बी सी जो पूरे ट्राइंगल का एरिया उसी का 1/3 ऑफ दिस। ठीक है, अगर हम इन चार ट्राइंगलों की बात करें तो इन चारों का एरिया भी बराबर होगा और वो ए बी सी का 1/4 होगा। ठीक है, तो वी ऑल्सो हैव ए रिजल्ट कि ए एफ ई का एरिया, मतलब इस वाले ट्राइंगल का एरिया, बराबर एरिया ऑफ ट्राइंगल एफ बी डी बराबर एरिया ऑफ ट्राइंगल ई डी सी बराबर एरिया ऑफ ट्राइंगल डी ई एफ, एंड दैट विल बी इक्वल्स टू ए बी सी के ट्राइंगल का 1/4। ठीक है, ये ध्यान रखेंगे एक। ये हो गया हमारा पॉइंट्स टू रिमेंबर 8। अब चलते हैं, सॉरी, पॉइंट्स टू रिमेंबर 9। इसमें क्या बोलेंगे कि इन सेंटर एंड सेंट्रॉइड always lies within the triangle. While orthocenter and circumcenter may go outside the triangle.
ये ठीक है। मतलब अब इसमें क्या होगा कि अगर एक्यूट एंगल्ड ट्राइंगल है तो ऑल सेंटर्स, ठीक है, ऑल सेंटर मतलब ऑल एक्यूट एंगल ट्राइंगल में ऑल 4 सेंटर्स, ये ठीक है, विल बी इनसाइड द ट्राइंगल। ठीक है। अगर हमने बोला कि राइट एंगल ट्राइंगल है, राइट एंगल्ड ट्राइंगल, अगर राइट एंगल्ड ट्राइंगल है तो उसमें क्या होगा, ये दोनों तो अंदर हो गए होगा हमेशा, उसमें तो मेरे को कुछ बोलने की जरूरत ही नहीं है। ऑर्थो सेंटर एंड सर्कम सेंटर विल लाई ऑन दी ट्राइंगल, विल लाई ऑन दी ट्राइंगल। ठीक है। कैसे ऑन दी ट्राइंगल, अब तुम ऐसे देख लो, ये मान लिया अगर A है, ये B है और ये C है, तो जो जिस पे भी 90 डिग्री बनता है वही ऑर्थो सेंटर होता है, तो दिस इज ऑर्थो सेंटर। ठीक है। और हाइपोटेन्यूस का जो मिड पॉइंट है ये, ठीक है, एक मिनट, ये थोड़ा डायग्राम अच्छा बना देता है। तो ये तो हो गया हमारे लिए ऐसे सही। थोड़ा सा अनसिमेट्रिक डायग्राम बनाया ताकि हमें उल्टे सीधे रिजल्ट ना दिखाई दें। ABC, तो जो हाइपोटेन्यूस का मिड पॉइंट है O, ये हो गया सर्कम सेंटर, ये ठीक है, ये हो गया ऑर्थो सेंटर। ठीक है। अब ऑर्थो सर्कम सेंटर को अगर ज्वाइन करेंगे तो ये R हो जाएगा तीनों। ठीक है। सर्कम सेंटर क्या है, मिड पॉइंट ऑफ हाइपोटेन्यूस। ठीक है। प्लस ये इक्वी डिस्टेंट है। अच्छा, ये जो AC साइड है पूरा, इसको तो हम B से डिनोट करते हैं क्योंकि एंगल B के ऑपोजिट है। तो इस वाले केस में जो R होगा, क्योंकि यहाँ से लेके यहाँ तक ये पूरा B है, तो जो R होगा दैट विल बी B/2। तो मतलब OA, OB एंड OC, ये तीनों B/2 के इक्वल होगा इस बार, ये ठीक है, इस वाले ट्राइंगल में, राइट एंगल ट्राइंगल में। ठीक है। ऑब्ट्यूज एंगल ट्राइंगल में ऑर्थो सेंटर एंड सर्कम सेंटर विल लाई आउटसाइड द ट्राइंगल। ठीक है। ऑर्थो सेंटर एंड सर्कम सेंटर विल लाई आउटसाइड द ट्राइंगल। ठीक है। कैसे लाई करेगा उसको हम एक तो ऐसे दिखा सकते हैं कि सर्कम सेंटर की बात करें तो ABC, ये ऑब्ट्यूज एंगल है, तो जो इसका सेंटर है वो बाहर लाई करेगा। ठीक है। मतलब इससे साइड के जो परपेंडिकुलर बाइसेक्टर्स हैं, ये ठीक है, वो यहाँ पे बाहर कट कर रहे हैं, इसलिए बाहर जाके लाई करेगा। एंड जो ऑर्थो सेंटर है वो भी तुम देख सकते हो कि अगर मान लिया इस तरीके से है ट्राइंगल, ठीक है, तो इसमें हमने क्या किया, इससे परपेंडिकुलर ड्रॉप किया तीसरी साइड पे, फिर हमने ऐसे ही इससे ड्रॉप किया तीसरी साइड पे, तो कहीं यहाँ जाके ऑर्थो सेंटर आ रहा है। ये ABC परपेंडिकुलर, A से हमने BC पे परपेंडिकुलर ड्रॉप किया,
बी से हमने ए सी पे परपेंडिकुलर ड्रॉप किया और ये दोनों परपेंडिकुलर ये तो ऐसे ही कंप्लीट कर देते हैं और इधर बना लेते हैं, ठीक है। आई होप यू आर एबल टू सी। तो इसमें अगर ये भी सही है, अब ये चला गया, यहाँ ओ भी लिखा हुआ, हाँ मतलब छोटा सा बनाते हैं ऐसे, इससे परपेंडिकुलर ड्रॉप किया, इससे परपेंडिकुलर ड्रॉप किया, ठीक है। एंड जब इससे ड्रॉप करेंगे तीसरी साइड पे, ये हो गया ए बी सी, तो यहाँ से पास करेगा, ये ऑर्थो सेंटर हो गया जो ट्राइंगल के बाहर चला गया। ठीक है, ये हमारा हो गया पॉइंट स्टूडियो नंबर 9। अब PTR 10, अब ये थ्योरम है जो पढ़ा होगा, ए बी सी, ये मान लिया इसका मिड पॉइंट है। तो हमने ऐसे थ्योरम पढ़ा होगा, इन ट्राइंगल ए बी सी लेट M is midpoint of BC, then AB square plus AC square बराबर twice of AM square plus CM square, ठीक है। और बिकॉज ये मिड पॉइंट है तो ये CM और BM बराबर होगा, तो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, twice of AM स्क्वायर प्लस BM स्क्वायर, ठीक है। ये थ्योरम है, शायद अपॉर्नियस थ्योरम बोलते हैं इसको, तो ये याद कर लिया। प्लस, ठीक है। अब इसी थ्योरम से हम और रिजल्ट क्या याद कर सकते हैं, दैट इज लेंथ ऑफ मीडियम। हाँ, दिस वॉज AB स्क्वायर प्लस AC स्क्वायर बराबर ट्वाइस ऑफ AM स्क्वायर प्लस BM स्क्वायर, ठीक है। इसमें जो AM है दैट इज़ नथिंग बट लेंथ ऑफ मीडियन फ्रॉम A, ठीक है। A से लेंथ ऑफ मीडियन है, तो अगर मेरे को ये निकालना होगा तो बाकी सब तो मेरे को पता है। AB जो है वो C के अपोजिट है, तो उसको हम लिखेंगे स्मॉल c का स्क्वायर। ये AC जो है वो B के अपोजिट है, तो उसको हम लिखेंगे प्लस B स्क्वायर बराबर ट्वाइस ऑफ AM तो हमें चाहिए AM स्क्वायर प्लस BM जो है वो BC का आधा है और BC जो है वो A के अपोजिट है, तो इसलिए A/2 हो जाएगा, तो A/2 का होल स्क्वायर। यहाँ से AM डिराइव हो जाएगा, दिस इज इक्वल्स टू B स्क्वायर प्लस C स्क्वायर बाई 2 बराबर AM स्क्वायर प्लस A स्क्वायर बाई 4। दिस विल गिव यू AM स्क्वायर बराबर ट्वाइस ऑफ B स्क्वायर प्लस C स्क्वायर माइनस A स्क्वायर होल डिवाइडेड बाई 4, ठीक है। सो फाइनली AM विल बी इक्वल्स टू रूट ओवर ट्वाइस ऑफ B स्क्वायर प्लस C स्क्वायर माइनस A स्क्वायर अपॉन 2, ये हो गया। तो हम इसको ऐसे बोलेंगे, लेंथ ऑफ मीडियन थ्रू A बराबर रूट के अंदर ट्वाइस ऑफ, अगर A से मीडियन का लेंथ निकाला है
तो वो जो मीडियन होगा वो बी और सी के रिस्पेक्ट में सिमेट्रिक होगा। तो जो भी हमारा आंसर आएगा वो बी और सी के रिस्पेक्ट में सिमेट्रिक रहना चाहिए। तो दिस विल बी ट्वाइस ऑफ बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर होल डिवाइडेड बाई 2। मतलब ये लेंथ हो गया। सिमिलरली लेंथ ऑफ मीडियन थ्रू बी, अगर बी से चाहिए तो ट्वाइस ऑफ ये ए स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर हो जाएगा माइनस बी स्क्वायर होल डिवाइडेड बाई 2 हो जाएगा। सी वाला चाहिए तो यहाँ माइनस सी स्क्वायर आ जाएगा। ठीक है। अच्छा, इसी में और हम रिजल्ट क्या याद कर सकते हैं, अगर ये मीडियन है तो ये जी सेंट्रॉइड होगा, ए जी ए एम का 2/3 होगा। ठीक है, तो यहीं से हम क्या बोल सकते हैं, ए जी विल बी 2/3 ऑफ ए एम। तो 2/3 से क्या होगा, जब इसको 2/3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 2/3 में 2 तो कैंसिल हो जाएगा, नीचे केवल 3 बचेगा। मतलब इट विल बी रूट ओवर ट्वाइस ऑफ बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर बाई 3। ये हो गया। अब ये ए जी है क्या वैसे, ए जी इज़ नथिंग बट डिस्टेंस ऑफ सेंट्रॉइड फ्रॉम वर्टेक्स ए। तो इसको हम डिफाइन कैसे करेंगे, इट इज़ इक्वल्स टू डिस्टेंस ऑफ सेंट्रॉइड फ्रॉम वर्टेक्स ए। ठीक है, ये हो गया हमारा ए जी। अब जो जी एम है वो बेसिकली ए जी का भी आधा होगा, क्योंकि ये 2:1 की रेशो होती है। तो यहीं से अगर हम जी एम निकालना चाहें तो दैट विल बी, या तो हम बोल दें 1/3 ऑफ ए एम। तो दिस विल बी इक्वल्स टू 1/6 ऑफ ए एम। कितना था ये, इसका 1/6। दैट इज रूट ओवर ट्वाइस ऑफ बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। ये हो गया। तो मतलब नटशेल में 3 तरह की डिस्टेंस होंगी, ये और ये। न्यूमरेटर तो तीनों का सेम है, ये ठीक है, ये और ये तीनों का सेम है। तो इन सब में सबसे बड़ा ये है, तो इसके डिनोमिनेटर में 2 आएगा। उससे छोटा ये है, इसके डिनोमिनेटर 3 आएगा। सबसे छोटा ये है, उसके डिनोमिनेटर 6 आएगा। तो एक बार 2, एक बार 3, एक बार 6। ये सब याद करना है। ये वाला जो हमने लिखा है इस पेज के ऊपर, दैट यू आर सपोज टू मेमोराइज कि मीडियन की लेंथ क्या होती है, और ए से जी का डिस्टेंस, जी से एम का डिस्टेंस, एंड सो ऑन। तो दिस इज पॉइंट्स टू रिमेंबर 10। हाँ, अब जाते हैं पॉइंट्स टू रिमेंबर 11। In a triangle, orthocenter, centroid, and circumcenter are collinear. Points. ये ठीक है, एंड सेंट्रॉइड डिवाइड्स जॉइन ऑफ ऑर्थोसेंटर एंड सर्कमसेंटर इन द रेशियो 2:1। अब ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट रिजल्ट है। ये तुम्हें पूरे मैथमेटिक्स में, इवन दूसरे चैप्टरों में भी कई क्वेश्चन में मिलेगा, चाहे वो स्ट्रेट लाइन का हो, चाहे कॉम्प्लेक्स नंबर का हो, चाहे वेक्टर्स का हो। वहाँ ये वाला क्वेश्चन खूब मिलेगा तुम्हें, अलग अलग फॉर्म में, सेम ही चीज़। तो प्रूफ तो हम नहीं करेंगे, बस केवल अभी तो स्टेट करेंगे। इसका मतलब क्या है कि हमारे पास मान लिया एक ऐसे ट्राइंगल है, ए
बी सी, और यहाँ से ये ऑल्टीट्यूड आ गया और ये मान लिया मीडियन आ गया, ये मिड पॉइंट है, ठीक है। यहाँ से ये परपेंडिकुलर बाइसेक्टर होगा, तो ऑर्थो सेंटर ऑल्टीट्यूड पे होगा कहीं, तो अगर हम इसको ऐसे ज्वाइन करें तो ये हो गया सरकम सेंटर, ये ठीक है, ये हो गया जी सेंट्रॉइड, तो मतलब ए एम जो मीडियन है उसमें ये ए जी इज टू जी एम 2:1 हो गया, और ये हो गया ऑर्थो सेंटर, ठीक है। और ये किस रेशो में डिवाइड करेगा, 2:1, एच जी अपॉन जी ओ कितना होगा, 2:1, तो इसमें मतलब क्या है, एच जी अपॉन जी ओ बराबर 2/1, ये तो रिजल्ट जो ऊपर लिखा है लैंग्वेज में। वैसे क्या होगा कि ये जो ट्राइंगल है ए एच जी, ये ट्राइंगल, एंड ये जो ट्राइंगल है ओ जी एम, ये ठीक है, ये दोनों सिमिलर होगा, क्योंकि देखो ये भी परपेंडिकुलर है, ये भी परपेंडिकुलर है, तो ए एच और ओ एम पैरेलल लाइंस हो गया। अब इन दो पैरेलल लाइन में ये अगर हमने दोनों लाइन खींचा तो दोनों इक्वल एंगल बनाएगा, तो मतलब ए एच जी जो एंगल है वो एम ओ जी एंगल के बराबर होगा, और एच जी ए एंगल जो है, ठीक है, मतलब ये वाला जो एंगल है वो ऑफ कोर्स इस वाले एंगल के बराबर, ये तो ऐसे ही दिख रहा है, ठीक है, दिस वाज 90 डिग्री। तो हम इसमें और क्या बोल सकते हैं, इस रिज़ल्ट के अलावा हम ऐसे बोलेंगे कि जो ट्राइंगल है ए एच जी दैट इज सिमिलर टू ट्राइंगल, ए की जगह तो एम आ जाएगा, एम ओ जी, तो दैट विल इम्प्लाई ए एच अपॉन ओ एम बराबर, हाँ, ए जी अपॉन जी एम बराबर एच जी अपॉन जी ओ बराबर 2:1, ये वो कंप्लीट रिजल्ट हो गया, ठीक है, दिस इज द कंप्लीट रिजल्ट। यहीं का, इसी का जो ये वाला पार्ट है वो यहाँ पे लिखा हुआ है, ठीक है, मतलब इसको कई तरीके से याद कर सकते हैं। जो ओ जी डिस्टेंस है उसी का ट्वाइस ये एच जी है, तो हम इसको ऐसे ही बोल सकते हैं कि जो ओ एच है वो 3 टाइम्स ओ जी है, ये भी याद रखेंगे, मतलब इसका यहीं से आ रहा है, वैसे तो कुछ नया रिजल्ट नहीं है, जस्ट फॉर द सेक ऑफ अंडरस्टैंडिंग। ठीक है, चलो छोटे मोटे क्वेश्चन कर लेते हैं, एक दो पहले क्वेश्चन। लेट लेंथ ऑफ medians in a triangle ABC are L1, L2, L3, ये ठीक है, ऐसे लिख लो। then find a square plus b square plus c square upon L1 square plus L2 स्क्वायर प्लस L3 स्क्वायर, ये निकालने के लिए बोला है। तो ऑफ कोर्स L1 जो है लेंथ ऑफ मीडियन वो हो जाएगा 2b स्क्वायर प्लस c स्क्वायर, अभी फॉर्मूला लिखाया था -a स्क्वायर अपॉन 2, ठीक है। ऐसे ही L2 हो जाएगा
2a² प्लस c² माइनस b² का स्क्वायर रूट होल डिवाइड बाई 2 एंड L3 विल बी रूट 2a² प्लस b² माइनस c² बाई 2। अगर इसको स्क्वायरिंग कर दें तो L1² L2² एंड L3² विल बी इक्वल्स टू a² अपॉन 4, यह आ जाएगा ट्वाइस ऑफ a² प्लस c² माइनस b² अपॉन 4 एंड दिस विल बी a² प्लस b² माइनस c² अपॉन 4। इन तीनों को जोड़ दें तो डिनोमिनेटर में तो 4 4 4 है, वो तो 4 कॉमन आ गया। न्यूमरेटर में a² कितनी बार आएगा, 2a², 2a², 4a² में से एक a² गया तो 3 बार a² आएगा। अब ये तो ABC में सिमेट्रिक है, अगर 3 बार a² आया तो 3 ही बार b² आएगा, 3 ही बार c² आएगा, होल डिवाइडेड बाय डिनोमिनेटर में 4 कॉमन आना था। तो यहाँ से a² प्लस b² प्लस c² अपॉन L1² प्लस L2² प्लस L3², दिस विल बी इक्वल्स टू 4/3। ये 4/3 के इक्वल आ जाएगा। यही हमारा आंसर हो गया, इट इज़ 4/3। सो दिस वॉज क्वेश्चन नंबर 1। अब आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 विच सेज let medians AC and BC are mutually perpendicular in triangle ABC. Then find a² प्लस b² अपॉन c²। तो फिर इसकी वैल्यू निकालनी है। सॉल्यूशन, ठीक है। अब ये क्या बोला है ट्राइंगल में, ऐसे इसमें ये एक मीडियन है, ये दूसरी मीडियन है, तो मीडियंस AC और BC कैसे हो जाएगा, हाँ मीडियंस, एक मिनट, THROUGH थ्रू A एंड B आर म्यूचुअली परपेंडिकुलर। जो A और B से मीडियन जा रहा है, A से एंड B से, वो म्यूचुअली परपेंडिकुलर है। तो ये G हो गया, ये मान लिया D हो गया, ये E हो गया। मीडियंस का मतलब क्या है, ये दोनों बराबर हैं, ये और ये बराबर हैं, इट इज़ गिवन। ठीक है, लेट मीडियंस थ्रू A एंड B आर म्यूचुअली परपेंडिकुलर इन ट्राइंगल ABC, देन फाइंड a² प्लस b² अपॉन c²। तो मतलब ये निकालना है हमें अल्टीमेटली। तो कैसे करेंगे, कोई भी राइट एंगल ट्राइंगल उठा सकते हैं, जैसे मान लिया ये वाला ट्राइंगल उठा लिया, ठीक है। तो इन ट्राइंगल ABG हम बोल सकते हैं AB² बराबर AG² प्लस BG²। देखो अब हमने 3 तरह की डिस्टेंस बोली थी, AD, AG और GD। इन तीनों डिस्टेंसेस में हमने बोला था कि न्यूमरेटर जो है वो तो सेम रहेगा। AD के अंदर तो डिनोमिनेटर में 2 आएगा, AG के अंदर डिनोमिनेटर में 3 आएगा एंड GD के अंदर डिनोमिनेटर में 6 आएगा, ऐसे बोला था हमने, ठीक है। तो अब AB², ये जो स्क्वायर है वो तो हो गया C², AG², AG जो है उसके डिनोमिनेटर में 3 आएगा
और न्यूमरेटर जो है वो ऐसे ही रहेगा। तो न्यूमरेटर तो रहेगा 2b² प्लस c² माइनस a², बट डिनोमिनेटर कितना आता है 3, उसका स्क्वायर 9 प्लस bg², bg के भी डिनोमिनेटर में 3 ही आएगा, ये ठीक है। और b है तो ट्वाइस ऑफ a² प्लस c² माइनस b² अपॉन 9। तो अब हमने मल्टीप्लाई कर लिया, तो इट विल बी 9c² विल बी 9 तो उधर ले गए, 2b² एंड माइनस b², तो केवल b² बचा, प्लस 2a² माइनस a², तो केवल a² बचा। यहाँ 2c² और यहाँ पे भी 2c², तो प्लस 5c² बचा। तो दिस विल गिव यू a² प्लस b² बराबर 5c²। तो क्वेश्चन में किस चीज़ का वैल्यू पूछा गया है, a² प्लस b² अपॉन c² कितना होगा, तो हम कितना बताएंगे, वो 5 होगा। तो यही आंसर हो गया हमारा, 5 इज द आंसर। ठीक है, ये हो गया हमारा सेकंड क्वेश्चन। चलो अब आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 3 पे। लेट अ पॉइंट P is taken inside the triangle. Question is, let a triangle P is taken inside the triangle ABC and 3 lines are drawn through P parallel to sides of ABC, resulting, चलो यहाँ लिख लेते हैं, resulting in 3 triangles inside triangle ABC. Let delta 1, delta 2, delta 3 are the areas of these 3 triangles and delta is the area of triangle ABC. Then find root delta 1 plus root delta 2 plus root delta 3 अपॉन रूट डेल्टा। ये है क्वेश्चन। सॉल्यूशन, मतलब उसने क्या बोला कि एक ट्राइंगल है, ये मान लिया A, B और ये C। इसके अंदर कोई भी एक पॉइंट लिया, ये ठीक है, मान लिया यहाँ पे एक पॉइंट लिया, कोई भी पॉइंट हो सकता है ट्राइंगल के अंदर P, ठीक है। इससे हमने साइड्स के पैरेलल लाइन खींचा, तो ये बेस के पैरेलल हो गया, इसके पैरेलल ये लाइन हो गया और इसके पैरेलल ये लाइन हो गया। ऐसा करने से इस ट्राइंगल के अंदर, ये मान लिया P है, इस ट्राइंगल के अंदर ये 3 ट्राइंगल जनरेट हो गए, डेल्टा 1 और डेल्टा 2 और मान लिया डेल्टा 3। इसी के एरिया को उसने डेल्टा 1, डेल्टा 2, डेल्टा 3 बोला है और इसी से रिलेटेड हमें प्रूव करना है। तो इसको हम मान लेते हैं C1, C2, इसको मान लेते हैं A1, A2, इन पॉइंट्स को मान लेते हैं B1, B2। पैरेलल लाइन खींचने का मतलब क्या होगा कि ये ट्राइंगल, मतलब डेल्टा 1, डेल्टा 2, डेल्टा 3 एंड ट्राइंगल ABC ऑफ कोर्स सिमिलर ट्राइंगल हो गए, क्योंकि इस ट्राइंगल के लिए एक साइड इसके पैरेलल है, दूसरी साइड इसके पैरेलल है, तीसरी साइड कॉमन है, दिख रही है। तो क्लियरली ट्राइंगल ABC एंड ट्राइंगल PC1, C2,
ट्राइंगल पी ए वन ए टू एंड पी बी वन बी टू आर सिमिलर ट्राइंगल्स। अच्छा, वैसे अगर हमने ए बी सी बोला है तो बी टू पी बी वन ये होना चाहिए, ऐसे सी वन सी टू और पी ये सिमिलर होना चाहिए सेम फ्लो में। ठीक है, खैर एनीवेज अब हमने क्या किया, अच्छा मेरे को ये भी समझ में आना चाहिए कि ये इसके पैरेलल है, ये इसके पैरेलल है, तो ये B1 A P C2 ये जो चीज़ है ये पैरेललोग्राम है, ये भी मेरे को समझ में आना चाहिए। तो हमने क्या किया कि मान लिया ये वाला लेंथ A1 है, ये वाला लेंथ A2 है, ये वाला लेंथ A3 है। ठीक है अगर ये लेंथ A1 है तो फिर ये भी A1 होगा क्योंकि पैरेललोग्राम है। सिमिलर लॉजिक से ये इसके पैरेलल है, ये इसके पैरेलल है, तो अगर ये A3 है तो ये भी A3 होगा। सही है। तो इस ट्राइंगल के हिसाब से A1 प्लस A2 प्लस A3 ये ठीक है, A1 प्लस A2 प्लस A3 विल बी इक्वल्स टू A। और अगर हम इसको A से डिवाइड करते हैं तो A1 अपॉन A बराबर A2 बराबर नहीं, A1 अपॉन A बराबर फिर बराबर प्लस A2 अपॉन A प्लस A3 अपॉन A बराबर 1 ऐसे आ गया। अब देखो A1 अपॉन A का मतलब क्या है, A1 हो गया इस ट्राइंगल, ये ठीक है, इस ट्राइंगल की जिसकी हम बात कर रहे हैं, इस ट्राइंगल का ए साइड बेस, और ए बी सी का बेस ये ए हो गया, एंड ये दोनों ट्राइंगल सिमिलर हैं। तो एज ट्राइंगल C1 C2 P इज सिमिलर टू ट्राइंगल ABC, C1 C2 P इज सिमिलर टू ट्राइंगल ABC, इसलिए एरिया ऑफ C1 C2 P अपॉन एरिया ऑफ ABC विल बी इक्वल्स टू कोई भी साइड के रेशो का स्क्वायर ले लिया तो दैट विल बी A1 स्क्वायर अपॉन A स्क्वायर, या फिर A1 अपॉन A की बात अगर हम करें तो दैट विल बी रूट ओवर, इसको उसने क्वेश्चन में डेल्टा माना है, डेल्टा 2 वाला है, और ये मान लिया डेल्टा है। तो जैसे इस ट्राइंगल के साथ हुआ वैसे ही इसके साथ हो जाएगा, वैसे ही इसके साथ हो जाएगा। तो अल्टीमेटली दिस इम्प्लाइज दिस इज रूट डेल्टा 1 अपॉन डेल्टा प्लस दूसरा हो जाएगा रूट डेल्टा 2 अपॉन डेल्टा प्लस रूट डेल्टा 3 अपॉन डेल्टा इज इक्वल्स टू 1। सो दिस विल गिव यू सिग्मा रूट डेल्टा 1 अपॉन रूट डेल्टा, इसी की वैल्यू निकालने के लिए बोला गया था, दिस इज इक्वल्स टू 1। तो यही हमारा आंसर आ जाएगा। एंड दैट विल बी 1। ये हमारा थर्ड क्वेश्चन हो गया। अब ट्रिग्नोमेट्री रेशियो एंड आइडेंटिटीज़ में हमने कंडीशनल आइडेंटिटीज़ पढ़ाया था, उसमें हमने बोला था कि अगर एंगल्स के ऊपर कुछ कंडीशन लगा दिया जाए तो उस तरह के क्वेश्चन हम कैसे करते हैं। अब ट्राइंगल के अंदर जो एंगल हमारे इन्वॉल्व होगा उसमें a प्लस बी प्लस सी हमेशा पाई रहेगा, तो इसके करस्पॉन्डिंग वहाँ पे हमने एक बार 10 फॉर्मूले लिखाए थे ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो एंड आइडेंटिटीज़ में ट्राइंगल के लिए। वो 10 फॉर्मूले बहुत इंपॉर्टेंट है, वो हमें याद होने चाहिए। तो बस रिवीजन के लिए मैं दोबारा लिखा रहा हूँ उनको, ठीक है। यू शुड बी, वैसे तो मेरे को जरूरत नहीं है, यू कैन ऑलवेज रेफर एंड फाइंड, बट फिर भी इन ट्राइंगल ABC जो हमारा फर्स्ट फॉर्मूला है वो है sin A प्लस
साइन ये है साइन 2a प्लस साइन 2b प्लस साइन 2c बराबर ये होता है 4 टाइम्स साइन ए साइन बी साइन सी। दिस फॉर्मूला वी हैव ऑलरेडी डन। फिर दूसरे नंबर का फॉर्मूला था cos 2a प्लस cos 2b प्लस cos 2c इक्वल्स टू -1 माइनस 4 टाइम्स cos a cos b cos c। थर्ड फॉर्मूला फिर हो जाएगा साइन ए that will be 4 cos a by 2 cos c by 2। फोर्थ फॉर्मूला हो जाएगा cos a प्लस फिर फिफ्थ फॉर्मूला हो जाएगा tan a प्लस tan b प्लस tan c that will be equals to product tan a into tan b into tan c। सिक्स्थ सेवेंथ cot a cot b प्लस cot b cot c प्लस cot c cot a equals to 1। एट्थ cot a by 2 plus cot b by 2 plus cot c by 2 इक्वल्स टू प्रोडक्ट के बराबर। फिर नाइन्थ फॉर्मूला था सिग्मा एक साइन 2 कॉस। सिग्मा साइन ए कॉस बी कॉस सी। तो मतलब एक साइन और 2 कॉस, ये आ जाएगा 3 साइन का प्रोडक्ट साइन ए साइन बी साइन सी। एंड लास्ट में 10th फॉर्मूला वाज 2 साइन कॉस सी। तो दिस विल बी 1 प्लस इधर लिख देंगे पाई कॉस ए।
ये 10 फॉर्मूले आगे चल के खूब यूज़ होगा, तो इनको भी हम वापस अच्छी तरह याद कर लें।